नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। शहर के एक निजी होटल में कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विधायक, सांसद और कांग्रेस के नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस संगठन प्रभारी जसवंत गुर्जर ने कहा कि राजस्थान के पहले अग्निवीर शहीद जितेंद्र अलवर के रहने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। परिवार परेशान है, भाजपा के नेता व अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में हार के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार पूरी तरह से फेल है। यही हालत रहे तो जल्द ही उपचुनाव हो सकते हैं। संगठन की नियमित बैठक है, इसके अंदर राजस्थान के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के निर्देशानुसार तो राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर बैठक रखी गई है, जिसके अंदर हमारे संगठन की समीक्षा भी है। साथ ही लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आए है ना, जहाँ हम जीते हैं वहाँ के लिए भी, जहाँ हम चुनाव हारे वहाँ के लिए भी एक समीक्षात्मक बैठक है और कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रही है, कहाँ हमारी कुछ कमियां रही है, हमारा कुछ अच्छा है, तो इन सभी के लिए समीक्षात्मक बैठक है। कार्यकर्ताओं ने अपने विचार भी व्यक्त करे, उनके ऊपर निश्चय ही जल्दी हम एक्शन लेते आगे हमारा संगठन का रोडमैप बनाएंगे। सर, अभी राजस्थान में उपचुनाव भी हो रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी आ रहा है? देखिए, राजस्थान में जहाँ 5 जगह चुनाव हो रहे हैं, वहाँ हम लोगों ने पहल करते हुए सभी जगह पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, कमेटियां बना दी गई है, कमेटियां अपना काम भी कर रही है। वहाँ संगठनात्मक रूप से हम लोग जो कमी बेसी हमारी है उसको दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं और अभी जो उन कमेटियों का काम है वहाँ पर जो बूथ लेवल तक का हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेट है उसको मजबूत करते हुए और उसके ऊपर काम करना शुरू करें। सर, अभी कांग्रेस ने संसद के अंदर अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाया था, लेकिन ये नवलपुरा गांव है, उसमें एक अग्निवीर शहीद हो गया, लेकिन आज तक उसको मुआवजा नहीं मिला और कोई नेता या जनप्रतिनिधि उनसे जाकर नहीं मिले आज तक। बिल्कुल सही बात है। जितेंद्र सिंह तंवर जो नवलपुरा से शहीद हुआ, राजस्थान के एकमात्र अग्निवीर शहीद है और देश की संसद के अंदर रक्षा मंत्री का झूठ बोलना, झूठा वक्तव्य देना इस बात को साबित करता है कि इस देश के अंदर माहौल सा उड़ा हुआ है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि अलवर जिले के नवलरेडी जो तहसील है उसके नवलपुरा गांव के अंदर शहीद हुआ, शहीद के सिर पे गोली लगी गई है, जबकि उसके बाद जो संवेदनाओं के पत्र जो है वो आकस्मिक निधन के पत्र उनके द्वारा भेजे गए और आज तक उसके परिवार को किसी तरह का कोई कंपनसेशन नहीं मिला है। बार बार वो जब सेना से संवाद करते हैं तो बार बार सेना के अधिकारियों द्वारा उन्हें कहा जा रहा है कि शीघ्र ही हम आपको लाभ, शीघ्र ही आपके उस पर कार्रवाई करेंगे, शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे, बार बार आश्वासन मिल रहा है। तो ये माहौल है इस अग्निवीर योजना का और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करते। हमारे नेता राहुल गांधी जी यही बात उठा रहे हैं, परंतु भाजपा और देश की सरकार जो है इसको लोक लुभाव करके और इस मुद्दे को झुलना चाहती है। हम अग्निवीर का जो विरोध कर रहे हैं इसे मुद्दे कर रहे हैं कि सेना के अंदर इस प्रकार की दोहरी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जो पहले व्यवस्था थी वो स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए और अग्निवीरों को भी शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए। सर, अभी आपके जो जिला प्रमुख है जिला परिषद में, उसको लेकर क्या बोलते हैं? देखिए, जिला प्रमुख कांग्रेस के थे, विगत विधानसभा चुनाव के दौरान उसके बाद में वो लोकसभा के चुनाव के विधानसभा के चुनाव के बीच के अंदर भाजपा में चले गए और निश्चित है कांग्रेस के जिन पार्षदों ने उनको मत दिया उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। तो बहुत से पार्षदों ने मुझे भी इस बात के लिए कहा है कि साहब हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है और हम इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो ये हमारे जो पार्षद दल के नेता हैं, जो पार्षद हमारे हैं, ये वो तय करेंगे, तो वो बैठ के मीटिंग कर लेंगे, तय कर लेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव अगर उनकी मंशा होगी कि हमें लाना चाहिए, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल हो, तो निश्चित है कि इस पर भी काम होगा। तो कांग्रेस क्या बाड़ाबंदी कर रही है? देखिए, कांग्रेस कभी बाड़ाबंदी में विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता खुला रहता है और कांग्रेस का कार्यकर्ता विचारधारा से बंधा हुआ कार्यकर्ता है। कुछ लाभ के अंदर इधर उधर चल जाता है, परंतु हमें विश्वास है कि हमारे पास जो पार्षद हैं वो हमारे पार्षद हमारे सब एकजुट है, वही प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी जब खुद की पहल है तो उसके अंदर बाड़ाबंदी की जरूरत है। जगन्नाथ महोत्सव के तहत आज सुबह 9 बजे भगवान जगन्नाथ को कंगन डोरे बांधे गए। इसी के साथ भगवान के दूल्हे बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। इस मौके पर अविवाहित युवक व युवतियों को भी कंगन डोरे बांधे गए। महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि भगवान जगन्नाथ को 11 पंडितों के मंत्रोच्चारण के दौरान दोष पूजन कर कंगन डोरे बांधे गए। घी, शहद, पूरा, केसर व गंगा जल को स्नान कराकर सभी भक्तों में चरणामृत बांटा गया, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ को दुबई से मंगवाई गई पोशाक पहनाई गई। जय जगन्नाथ। आज प्रातः
करीब 8:30 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी का ध्वज पूजन के लिए 11 पंडितों द्वारा मंत्रों का जाप हुआ। उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी को घी, शहद, बूरा, केसर, गंगाजल आदि से भगवान को स्नान कराया गया। उसके बाद उस चन्नामत को सब भक्तों में बांटा गया। उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी को जो दुबई से पोशाक बन के आई है वो पहनाई गई। उनके बाद पंडितों द्वारा मंत्रों का जाप करके भगवान श्री जगन्नाथ जी के कंगन डोरे बांधे गए, जो कि कंगन डोरे बांधने के बाद पूरे अलवर के अलावा राजस्थान व भारतवर्ष से जिन बच्चों की शादियां नहीं होती या जिनकी जो भी मनोकामना होती है वो जगन्नाथ जी के मंदिर में आके सुबह से ही, जब से भगवान श्री जगन्नाथ जी के कंगन डोरे बांधे हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है और वह सब अपनी मन्नत के लिए नारियल बांध के जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से अलवर जिले में सीटेट परीक्षा 26 केंद्रों पर आयोजित हुई। परीक्षा के लिए बानसूर व तिजारा में 2-2 केंद्र बनाए गए। पहली पारी सुबह 9:30 से 12 बजे तक, वहीं दूसरी पारी दोपहर 2 से 4:30 बजे तक हुई। दोनों पारियों में कुल 15,598 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। पहली पारी में 4,858 और दूसरी पारी में 10,740 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। सीटेट परीक्षा सेंटर के बाहर खाने पीने व ठहरने की व्यवस्था न होने पर परीक्षार्थियों ने नाराजगी जाहिर की। इस बार बानसूर में सीटेट परीक्षा के 2 सेंटर बनाए गए। दोनों सेंटरों पर कुल 1680 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इस दौरान परीक्षार्थियों ने सुविधा मुहैया न कराने को लेकर नाराजगी जताई। परीक्षार्थियों ने बताया कि बानसूर में दूर दराज क्षेत्रों से परीक्षार्थी परीक्षा देने आए, जिनमें सबसे बड़ी समस्या कनेक्टिविटी की रही। इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए खाने पीने व परीक्षार्थियों के साथ आए परिजनों को बैठने तक की व्यवस्था न मिली, जिस पर परीक्षार्थियों ने नाराजगी जताई। अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षाएं जिला स्तर पर हो ताकि अभ्यर्थियों को बेवजह मुश्किलों का सामना न करना पड़े। गवर्नमेंट ने सीटेट का पेपर का सेंटर ऐसे इंटीरियर इलाके में डाला है जहां एक तो कैंडिडेट को कनेक्टिविटी की फैसिलिटी नहीं है, दूसरी जो साथ में आए अटेंडेटिव उनके बैठने की कोई फैसिलिटी नहीं है, और फिर दूसरी चीज़ें यहाँ पे रूट का कोई एरो नहीं है कि कहाँ से आप कट करेंगे, क्या करेंगे। कम से कम गवर्नमेंट को ये तो देखना चाहिए कि बैठने की व्यवस्था हो, कैंडिडेट की फैसिलिटी हो, ऐसे मतलब इलाके में सेंटर डाले। हम दिल्ली जयपुर से आ रहे हैं, हम जानते रात को होटल वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। राज्य सरकार व जिला प्रशासन अगर यूं ही गहरी नींद में सोते रहे तो कभी भी मॉब लिंचिंग जैसा बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि एक बार फिर शहर में गो तस्कर सक्रिय हो गए। बीती रात शहर के स्कीम नंबर 2 में स्थानीय निवासियों ने गो तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। चश्मदीद निशांत ने बताया कि देर रात कुछ लोग सड़क पर बैठे गोवंशों को पिकअप में लाद रहे थे। उनसे पूछताछ की तो उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो लोग पत्थरबाजी कर कट्टा चलाने की धमकी देने लगे। संभावित है कि वो लोग एक गोवंश को लेकर फरार हो गए। घटना को लेकर फल मंडी व्यापारी सौरभ कालरा ने कहा कि शहर में जगह जगह गो तस्करी की घटनाएं सामने आती रही। कांग्रेस राज तो गो तस्करी के लिए भरपूर रूप से जाना जाता था, लेकिन अब भाजपा सरकार में भी गो तस्करी जैसी अप्रिय घटनाएं होने लगी। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा नेताओं के दावों की पोल खुल रही है। यह हिंदुत्व के साथ कुठाराघात है। मैं आपको बताता हूँ, ये स्कीम नंबर 2 का क्षेत्र लाजपत नगर बैकुंठ धाम मंदिर के पीछे का क्षेत्र। रात को 11:15 बजे एक पिकअप गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है और उसमें से 5 से 6 नकाबपोश युवक गाड़ी से उतर के यहाँ पर 7 से 8 गायें बैठी थी, और गायें जो बैठी थी वो उनको प्रयास कर रहे थे गाड़ी में चढ़ा के ले जाने का। जो पूरा मामला पता चलता है गो तस्करी का मामला है। मैंने छत से देखा और तुरंत प्रभाव से मैं गाड़ी के पास, मैंने चाचा को फोन करके हम दोनों गाड़ी के पास आए और हमसे उनसे हाथापाई हुई। इस दौरान उनकी गाड़ियों में लगभग बहुत सारे पत्थर और देसी कट्टे थे, जिसमें उन्होंने पत्थर चलाए गाड़ी पे, मतलब हमारे ऊपर पत्थर मारे। और इस भाई हाथा और चाचा के, मैंने आपको दिखाया भी, चाचा के पीछे पीठ पे निशान भी हैं। और इस दौरान एक बंदा जो पिकअप गाड़ी पे बैठा हुआ था उसने तुरंत गाड़ी में सेल्फ लगाया और बहुत तेज गाड़ी से निकाल के ले गया। इस दौरान उसने हमारे बीच वार्तालाप जो हुआ उसमें कहा कि मैं देसी कट्टा मारूंगा और कट्टे से निकाल के फायर करने ही वाला था। तुरंत उसने गाड़ी निकाल के ड्राइवर गाड़ी ले गया। कौन साइड ले गए? ये गाड़ी गई है दाऊदपुर साइड की तरफ, एरोड्रम रोड से दाऊदपुर की फाटक की तरफ गाड़ी मुड़ी है ये रात में। और पुलिस प्रशासन वहीं था उस समय, और हमने जब कोतवाली थाना पुलिस को यहाँ बुलाया उस समय वो जिप्सी आई, गाड़ी आई और वो ये कह के चली गई कि हम देखते हैं, और उसके बाद कोई अता पता नहीं है उनका। और रात को फिर हम 3 बजे तक हमने उन गायों का ध्यान भी रखा है, और उसके बाद जाकर हमने थोड़ी सांस ली जब हम घर गए। तो कोई गाय भी गायब हुई? उसमें से एक बछड़ी को शायद वो ले गए हैं गाड़ी में बिठाकर, और 6 से 7 गायें का बचाव हुआ है।
बहरोड पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गोदाम पर छापा मारकर करीब 40 लाख रुपए की नशीली दवाओं की खेप पकड़ी। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि गोदाम में सैकड़ों कार्टन दवाओं से भरे मिले। ये सभी नशीली दवाएं बहरोड निमराना में सप्लाई होती थी। इस पूरे रैकेट को एक डॉक्टर चलाता है जो कोटपुतली से इन दवाओं को बहरोड भेजता। इस पूरे रैकेट में कई लोग शामिल हैं। पकड़े गए युवक ने पूछताछ में कई राज उगले। PSI साहब जो है उनकी मुख्य भूमिका रही। हम लोग काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे कि जो भी लोग नशे जैसी विकृति है इसको समाज में फैला रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर पाए, जिसके लिए जो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट है उसका काम जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा था, जिसमें हमें रिसेंटली अभी सफलता प्राप्त हुई कि एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर पहले एक छोटा कैच पकड़ा गया और उस छोटे कैच के थ्रू जब इन्फॉर्मेशन डेवलप करके बड़े कैच पे गए तो करीब 40 लाख के ड्रग्स, जिसके अंदर जो ये कॉर्टेक्स होती हैं, ये कफ सिरप टाइप की मेडिसिन होती हैं जो एक्चुअली किसी को भी बेचा जाना अलाउड नहीं होता है और इनको एक नशे की गोलियों के रूप में भी आज के समय में समाज में यूज़ किया जाता है। तो ये गोदाम में ये स्टॉक मिले। इसके अलावा ट्रामाडोल की जो कैप्सूल्स होती हैं, अगेन वो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, केवल प्रिस्क्रिप्शन के बाद किसी पर्टिकुलर बीमारी के केस में ही इनको लिया जा सकता है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के। ये भी हमें वहाँ पर स्टोर मिली, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँ तो ट्रामाडोल की हमारे पास करीब 10,000 टैबलेट्स जो हैं वो मिली हैं और जो ये कोडेक्स है इसकी करीब 21,000 शीशियाँ मिली हैं। ये हमारी चलती हुई है। इसके अलावा उसी गोदाम के अंदर जो BNS की मेडिसिन हैं वो भी पाई गई थी, जिन्हें ड्रग कंट्रोलर के द्वारा जब्त किया गया। मैडम क्या चैन पकड़ी गई है, ये कहाँ सप्लाई देते थे? क्या बहरोड के मेडिकल्स पे भी सप्लाई थी या? अभी जो की प्लेयर है, जो की अभियुक्त का नाम है, उसका नाम डॉक्टर अविनाश करके एक डेंटिस्ट है जो कोटपुतली में का रहने वाला है, उसका नाम आया है। उसके ठिकानों पे दबिशें दी जा रही हैं। वो अभी हम नहीं पकड़ पाए, लेकिन हमें श्योरिटी है कि अगले आने वाले कुछ ही दिनों में हम उसको पकड़ लेंगे और उसके बाद तह तक जाकर ये क्लियर किया जाएगा कि ये जो माल है ये कहाँ सप्लाई किया जा रहा था। और मैं अश्योर करना चाहूँगी कि किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। बहरोड के सदर थाना क्षेत्र भिटेड़ा गांव में मृत मिले युवक सुनील की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को डिटेन किया। जानकारी के अनुसार सुनील ने हत्या से पहले अपने 3 साथी राहुल, विजय व विनोद के साथ शराब पी। इस दौरान हुए आपसी विवाद में सुनील के सिर में लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी। शराब पार्टी से पहले सुनील तीनों साथियों के साथ खुद के घर भी गया। फिलहाल पुलिस तीनों युवकों से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय में शव मिलने से हड़कंप मच गया था। सुनील के गले और चेहरे पर चोटों के निशान थे। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने करीब 7 घंटे बाद सुनील के शव को उठाया। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा कर सकती है। शहर के यादव छात्रावास में समाज की बैठक आयोजित हुई। बैठक में छात्रावास की मूलभूत सुविधाओं की कमी व उनके समाधान को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में साल भर के आय व्यय का ब्यौरा पेश किया गया। छात्रावास वार्डन वीरेंद्र यादव ने कहा कि छात्रावास में सुविधाओं का अभाव है। बोरिंग सूखने से टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ता है। कमरे के दरवाजे टूट चुके हैं। पैसों के अभाव के कारण मरम्मत के कार्य भी नहीं हो पा रहे। उन्होंने कहा कि हॉस्टल को सुचारू रूप से चलाने के लिए पिछले साल हॉस्टल की जमीन पर दुकानें बनाने का काम शुरू किया था, जिससे कुछ इनकम हो सके, लेकिन समाज के कुछ लोगों ने इस कार्य को भी रुकवा दिया। आज यादव छात्रावास की मूलभूत सुविधाओं का अभाव के चक्कर में समाज की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें एक तो 3 साल से लेखा जोखा जो आय व्यय हुई उसका हिसाब देना था, समाज के सामने रखना था, क्या खर्च हुआ, क्या इनकम हुई। और दूसरा, यहाँ पानी की समस्या है, पानी की बोरिंग फेल है, तो पानी के टैंकर आते हैं, उसके लिए न हमारे पास पैसे हैं। अधिकतर दरवाजे के गेट नहीं है, सारी बिल्डिंग जर्जर हो रखी है, पैसों का बहुत ही अभाव है। जितने बच्चों से फीस मिलती है उससे हमारा काम नहीं चल रहा। ये मैं व्यक्तिगत पैसे लगा के अपना खर्च कर रहा हूँ और तो मैं इसलिए ये समाज से चाहता था। पीछे मैंने 1 साल पहले कुछ 15-20 समाज के लोगों से, छात्रावास के 50 गांवों के बच्चे रहते थे, उनके साथ मिलकर मैं दुकान बनवाना चाहता था किराए पे। किराया दे देंगे तो ये हॉस्टल चलेगा, इससे इनकम होगी और हॉस्टल को किसी चीज़ का, किसी भामाशाह का अभाव और इसमें सुचारू रूप से चलाने में सहायता मिलेगी। तो समाज के कुछ लोग, 50 लोग आके तो इसको उस वक्त बंद करा गए। बोलो भाई हम समिति बना के इसका काम चालू करेंगे, आप बंद कर दो। तो मैंने समाज के लोगों की बात मान के वो काम बंद कर दिया।
मैं हर 2-2 महीने में फोन करता रहता हूँ, भाई आप लोग आओ, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। तो मैं अब हार के परेशान होके इस हॉस्टल को चलाने के लिए मैंने आज समाज की मीटिंग बुलाई थी, और मैंने सूचना में सबके पास नहीं दे पाता, तो मैंने एक सार्वजनिक तौर पे अखबार का माध्यम का सहारा लिया। वार्डन की तरफ से आज मीटिंग है 11 बजे, तो उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। 25-30 समाज के सज्जन आए भी हैं, मैं इनको अपनी समस्या व्यथा बता रहा हूँ, और भी इंतजार कर रहे हैं कि कभी कोई आ जाओ। अभी कोई अध्यक्ष, शहर सभा, जिला अध्यक्ष या कोई और गणमान्य, जो पिछली बार जो दुकान बंद कराने जो जागरूक लोग आए थे, समझदार, तो उनमें से 2 ही लोग आए हैं, उनको तो मैं बता रहा हूँ। बाकी और लोग उनमें से भी कोई नहीं आए कि आज क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस मैं तो यही इसी वजह से मीटिंग बुलाई गई। अलवर शहर में कश्यप समाज उत्थान सेवा समिति द्वारा घोड़ा फेर चौराहे के पास ब्राह्मण छात्रावास में तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह में 150 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। समिति उपाध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि समाज पिछड़ा है, शिक्षा के द्वारा इसे आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। समाज उत्थान सेवा समिति अलवर के आज प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिससे कि कम से कम 150 बच्चों को सम्मानित है, 70+। ये उद्देश्य हमारा समाज को आगे बढ़ाने का है, शिक्षा में बढ़ावा और समाज को ऊंचा उठाने में हमारा सहयोग सबसे ऊंचा रहना चाहिए। हम अपने समाज से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में हमारा समाज, जैसे अहीर है, जाट है, इससे भी हमारा समाज थोड़ा सा ऊंचे उठे। हम सब जाने समाज को हमारे का, क्योंकि बहुत पिछड़ापन समाज है, इसलिए हम उसको ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। अब रुक करते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। नौगांवा थाना पुलिस ने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों से पैसे ठगने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी भूपेंद्र ने बताया, कोटा कला निवासी साइबर ठग वाहिल OLX पर लोगों से ठगी कर रकम ऐड था। ये शातिर ठग फेसबुक पर महंगे ब्रांडों की पेन पेंसिल के सस्ते दामों के ऐड कर लोगों से ठगी करता। एंटीवायरस ऑपरेशन के तहत श्रीमान SP साहब और IG साहब के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए वाहिल खान नाम के व्यक्ति को, जो कोटा कला का रहने वाला है, उसको पकड़ा है। यह लोगों को OLX के माध्यम से और अन्य डिजिटल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर आईडी पर यह पेन पेंसिल की आईडी लगाकर और उसके बॉक्स बनाने का काम देने के बहाने लोगों से पैसे ठगता था, और इस आधार पर हम लोग उसके खिलाफ आज कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तड़के सुबह पिकअप को बचाने के प्रयास में कच्चे केलों से भरा ट्रक पलट गया। मेडिकल स्टाफ रामवीर ने बताया, केलों से भरा ट्रक दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा था। बुटियानाबाद के पास पिकअप को बचाने के प्रयास में केले से भरा ट्रक हाईवे पर पलट गया। पेट्रोलिंग टीम ने चालक को फर्स्ट एड देकर अस्पताल भिजवाया व क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क किनारे कराया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रैनी उपखंड क्षेत्र के डेरा में सशस्त्र सीमा बल स्वान प्रशिक्षण एवं प्रजनन केंद्र में वृक्षारोपण अभियान 2024 के अंतर्गत केंद्र को 3000 पौधे लगाने के लक्ष्य में 1081 पौधों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अभियान के तहत प्रतिदिन 100 पौधे लगाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण अभियान 2024 को सफल बनाने में उपस्थित अधिकारियों में कमांडेंट डॉक्टर देवाशीष त्रिपाठी, डॉक्टर विचार नेमा, डॉक्टर ललित देवारी उपस्थित रहे। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत भाजपा मंडल की ओर से कस्बे के बूथ संख्या 56 में संकल्प ITI परिसर में पौधारोपण किया। इस मौके पर 25 पौधे रोपे गए। भाजपा मंडल के महामंत्री अजय यादव ने सभी बूथों पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ITI परिसर में फल व छायादार पौधों को रोपण किया गया। पेड़ धरती का श्रृंगार है, पेड़ जीवन का आधार है। इसी संदेश और संकल्प के साथ पौधे लगाकर उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ की ओर से चलाए जा रहे पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत नंदी गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया। परिषद सचिव रश्मि विजय ने बताया कि संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश की 104वीं जयंती पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत कस्बे की नंदी गौशाला में परिषद के सदस्यों ने पहुंचकर गायों को हरा चारा खिलाया। साथ ही गौशाला परिसर में पौधारोपण किया। पौधे की देखरेख का संकल्प लेकर जिम्मेदारी भी सौंपी गई। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की। भजनलाल सरकार प्रदेश की नई सिविल एविएशन पॉलिसी लेकर आई। इसके मसौदे में सिविल एविएशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के साथ आधुनिक जरूरत के हिसाब से भविष्य के विकास की तस्वीर भी बयां की। इस पॉलिसी के तहत विमान प्रशिक्षण सुविधाओं, विमान रखरखाव सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जयपुर में बनाई जाने वाली एरोसिटी में जिम, होटल, रेस्तरां जैसी सुविधाएं भी होंगी।
हवाई अड्डों पर कार्गो सेवाएं शुरू की जाएगी और पुरानी हवाई पट्टियों की मरम्मत कर फिर से उड़ान के योग्य बनाया जाएगा। जयपुर में बदमाश बेखौफ हैं। देर रात बदमाशों ने रामनगरिया थाना लोटस विला के सामने से तरुण, हर्ष और हिमांशु के अपहरण कर लिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में बदमाश तीनों युवकों को कार में ले जाते नजर आ रहे हैं। युवकों की कार पर बदमाशों ने पहले लाठी डंडे से हमला किया। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने चेन्नई दिवंगत तमिलनाडु के बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि दी। बसपा प्रमुख के साथ पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद भी मौजूद रहे। पूर्व सीएम मायावती ने आर्मस्ट्रांग की हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा, यहाँ के मुख्यमंत्री को राज्य में कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और कमजोर वर्ग की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। राज्य सरकार को मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी मालूम हुआ कि जिन्होंने हत्या की है अभी तक वो असली जो अपराधी है वो पकड़े नहीं गए हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ कर लिए हैं, असली अपराधी अब नहीं पकड़े गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट को बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट का मामला नहीं है अकेले। पूरे तमिलनाडु स्टेट में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, वो बहुत भयभीत है, डरे हुए हैं कि जब बीएसपी के स्टेट के प्रेसिडेंट के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है। ये बड़े गंभीरता से सोचने की बात है। इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर तरफ ध्यान देना चाहिए और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मंजाकोट क्षेत्र के गलुथी गांव में सुरक्षा चौकी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी। इसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने तड़के सुबह करीब 4 बजे सेना की चौकी पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। आतंकवादियों और जवानों के बीच करीब आधे घंटे तक गोलीबारी हुई, जिसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। वहीं आतंकवादी निकट के जंगल में भाग गए। वहीं एक अन्य मामले में शनिवार को भी कुलगाम में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। वहीं अब तक 6 आतंकवादी भी मारे गए। कल से इलाके में मुठभेड़ जारी है। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। प्रियांशु राजावत को पुरुष एकल सेमीफाइनल में फ्रांस के एलेक्स लेनियर के खिलाफ सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही कनाडा ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का अभियान खत्म हो गया। दुनिया के 39वें नंबर के खिलाड़ी राजावत को दुनिया के 37वें नंबर के खिलाड़ी लेनियर के खिलाफ 45 मिनट में 17-21, 10-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी। पेरिस ओलंपिक जाने वाली भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रापी में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 2 बार की विश्व चैंपियनशिप व ओलंपिक कांस्य पदक विजेता विनेश ने फाइनल में मारिया तियू मेरेकोवा को 10-5 से हराकर पहला स्थान हासिल किया। और अब अंत में बात करते हैं देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा को लेकर रूस उत्सुक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे। मोदी 8 व 9 जुलाई को मॉस्को में रहेंगे। इस यात्रा को रूस तथा भारत के संबंधों के लिए अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शनिवार को यह जानकारी दी। भारत ने श्रीलंका के दक्षिण प्रांत के 200 स्कूलों के उपयोग के लिए 30 करोड़ रुपए के 2000 टैब सहित डिजिटल उपकरण दान किए और इसे भावी पीढ़ी के लिए एक परियोजना बताया। दक्षिण जिले गाले में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने 2000 टैब प्रदान किए। आज की खबरों में बस इतना ही। खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।